हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अक्टूबर के थर्ड वीक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर हम लोग 15 से लेकर के 21 अक्टूबर के बीच की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस बीच कई सारी इवेंट्स हुई हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में 20 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए थे और वहां पर उन्होंने कई सारी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कई का शिलान्यास किया और उसी बीच इन्होंने कुशीनगर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया है। दोस्तों, कुशीनगर एयरपोर्ट जो है ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। तो इससे पहले जो दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी हैं, एक तो है लखनऊ के अंदर, और लखनऊ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका नाम रखा गया है चौधरी चरण सिंह के नाम पर। ऐसे ही दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वाराणसी के अंदर, और वाराणसी का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका नाम रखा गया है लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जानते हैं आप कि कुशीनगर जो है ये बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहीं पर जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था और यहीं पर उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाने से यहाँ पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि दूसरे देशों से जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट जो है इसको 260 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, 15 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कौन सी जयंती मनाई गई है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं ये भारत के मशहूर साइंटिस्ट और भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। आपको पता होगा 2002 से लेकर के 2007 तक इन्होंने भारत के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 15 अक्टूबर 2021 को इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है। देखिए, इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 90 साल कंप्लीट हुए हैं। सो इस बार इनकी 90वीं जयंती मनाई गई है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में मिसाइलों के विकास में काफ़ी अहम योगदान दिया था। तो याद रखिएगा, इनकी इस बार 90वीं जयंती मनाई गई है 15 अक्टूबर 2021 को। वैसे आपको बता दूं, इनकी जयंती जो है इसको यूनाइटेड नेशन ने विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने की अनाउंसमेंट की थी। तो इनकी जयंती को वर्ल्ड स्टूडेंट डे यानी कि विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, निम्न में से किस राज्य में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है? तो दोस्तों, BSF आप जानते हैं पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत की रक्षा करता है। तो ये भारत के ऐसे 12 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर इसकी तैनाती की गई है। तो अभी क्या कि हाल ही में इन 12 में से 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर BSF के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है। तो ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है असम, दूसरा है पंजाब और तीसरा है पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि BSF के अधिकार क्षेत्र का इन राज्यों में विस्तार किया गया है। तो कितना विस्तार किया गया है? देखिए, अभी तक जैसे मान लीजिए बॉर्डर है, तो बॉर्डर से 15 किलोमीटर अंदर तक BSF का अधिकार क्षेत्र था, लेकिन अब इस अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर कर दिया गया है, इसमें 35 किलोमीटर बढ़ाया गया है, यानी कि अब हो गया है 50 किलोमीटर। तो इस तरीके से अब BSF का जो अधिकार क्षेत्र होगा इन तीनों राज्यों में ये होगा 50 किलोमीटर। तो पहले था 15 किलोमीटर, लेकिन अब 35 किलोमीटर इसमें बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब BSF का यहाँ पर अधिकार क्षेत्र होगा कुल मिलाकर 50 किलोमीटर। यानी कि इस अधिकार क्षेत्र के अंदर BSF किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और उसको गिरफ्तार भी कर सकता है। इन तीनों राज्यों में विस्तार तो किया ही गया है, बल्कि एक राज्य ऐसा भी है जहां पर विस्तार के बजाय उसमें कमी की गई है BSF के अधिकार क्षेत्र में, और ये राज्य है गुजरात।
क्योंकि गुजरात में पहले था 80 किलोमीटर, अब इसको कम करके कर दिया गया है 50 किलोमीटर। तो इतना आपको याद रखना है। और बीएसएफ आप जानते हैं गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके इस समय डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। T20 क्रिकेट में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों T20 फॉर्मेट जो होता है इसके अंदर 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं और ये हैं भारत के महेंद्र सिंह धोनी। आईपीएल में आप जानते हैं ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं जो कि इस बार की विजेता टीम है। तो इस बार के आईपीएल के फाइनल मैच में एंटर करते ही महेंद्र सिंह धोनी ने ये रिकॉर्ड बनाया था कि T20 क्रिकेट में बतौर कप्तान इन्होंने 300 मैच खेले हैं। तो इतना आपको दोस्तों याद रखना है। बाकी इस बार चेन्नई सुपर किंग्स ने हराया किसको है? इस बार चेन्नई सुपर किंग्स ने हराया है कोलकाता नाइट राइडर्स को और ये चेन्नई सुपर किंग्स का चौथा खिताब है। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमोयर, इस किताब को किसने लिखा है? दोस्तों इसको लिखा है भारत के रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जो है ये एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं। अभी के समय एसबीआई के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, लेकिन इनसे पहले जो एसबीआई के चेयरमैन थे रजनीश कुमार, इन्होंने ही अपने जीवन के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमोयर। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, इसको लिखा है रजनीश कुमार ने। इसमें इन्होंने बताया अपने जीवन, शुरुआती जीवन से लेकर के किस तरीके से 2017 में ये एसबीआई के चेयरमैन बने, इसके बारे में इन्होंने बताया है। इसी तरीके से भारत के मशहूर कवि और गीतकार गुलजार ने हाल ही में अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर। तो इन्होंने भी अपना संस्मरण लिखा है जिसका नाम है एक्चुअली आई मेट देम। तो इन दोनों बुक्स के बारे में आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवा शुरू की जाएगी? और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये भारत का पहला राज्य है जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोपवे सेवा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जिस शहर में बनेगी ये है वाराणसी। दोस्तों वाराणसी से पहले दुनिया के ऐसे सिर्फ 2 ही शहर हैं जहां पर सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवा का इस्तेमाल किया गया है। एक तो है बोलीविया और दूसरा है मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। तो अभी तीसरा शहर बनने वाला है वाराणसी। ये जो परियोजना है इसको 424 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और ये जब बन जाएगी तो इसके जरिए 4.2 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ये केवल 15 मिनट में ही कवर हो जाएगी। तो इस तरीके से सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवा शुरू करने वाला दुनिया का तीसरा शहर बन जाएगा वाराणसी, बोलीविया और मैक्सिको सिटी के बाद में, लेकिन भारत का ये पहला शहर होगा। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 कौन से स्थान पर शुरू हुआ है? तो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में जो मिलिट्री की एक्सरसाइज होती है उसका नाम है युद्ध अभ्यास। अभी 2021 में इसका 17वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों आपको पता होगा जो 16वां संस्करण था उसका भी आयोजन इसी साल किया गया था, क्योंकि 2020 में कोविड-19 के चलते इसका आयोजन नहीं हो पाया था। तो इसका जो 16वां संस्करण था ये इस साल फरवरी महीने में भारत के राजस्थान में वहां पर आयोजित किया गया था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। तो अभी 17वां संस्करण जो है ये इसी साल शुरू हो चुका है। ये अब अक्टूबर महीने में आयोजित किया जा रहा है। ये 15 अक्टूबर को शुरू हुआ है और 29 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि ये 14 दिनों तक चलने वाला है, राइट। तो इसका आयोजन दोस्तों किया जा रहा है एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन बेस अलास्का में। क्योंकि ये जो अभ्यास होता है ये दोनों देश बारी बारी से करते हैं। तो पिछली बार जैसा कि मैंने आपको बताया भारत में हुआ था, तो अब इसका जो ये वर्तमान संस्करण है इसको आयोजित कर रहा है अमेरिका, और ये अमेरिका के एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन बेस अलास्का में किया जा रहा है। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें भारतीय सेना के 350 सैनिक और अमेरिकी सेना के 300 सैनिकों ने हिस्सा लिया है। 16 अक्टूबर 2021 को किस सशस्त्र पुलिस बल ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 37th रेजिंग डे हाल ही में मनाया है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी ने। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है ये भारत के अंदर जो भी आतंकी गतिविधि होती है उससे निपटने का काम करता है। इनको ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिए जो एनएसजी है इसने हाल ही में 37वां स्थापना दिवस मनाया है 16 अक्टूबर को। और जो इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं इनका नाम है एमए गणपति। इनको इसी साल बनाया गया था, तो याद रखिए।
गृह मंत्री अमित शाह ने इनमें से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में हम्फ्री स्ट्रेट क्रीक पुल का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह, और ये वैसे सहकारिता मंत्री भी हैं, भारत में जो नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है उसके पहले मंत्री हैं अमित शाह। तो अभी हाल ही में ये केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर गए थे और वहां पर इन्होंने एक पुल का उद्घाटन किया है। इस पुल का नाम है हम्फ्री स्ट्रेट क्रीक पुल, और सरकार ने अनाउंसमेंट की है कि इसका नाम बदल करके आज़ाद हिंद फौज सेतु रखा जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो हम्फ्री स्ट्रेट क्रीक पुल है ये 1.18 किलोमीटर लंबा है और ये पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर सबसे लंबा पुल है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये इस जगह पर है, मिडल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है हम्फ्री स्ट्रेट क्रीक ब्रिज, जिसका नाम अब आज़ाद हिंद फौज सेतु रखा जाएगा। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं, इसकी लंबाई 1.18 किलोमीटर है और ये पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड का सबसे लंबा पुल है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में साल 2021 के लिए वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 जारी कर दिया गया है। इसको दो संस्थान मिलकर जारी करते हैं, एक तो जर्मनी की संस्था है जिसका नाम है वेल्ट हंगर हिल्फ, और दूसरी संस्था है आयरलैंड की जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो इन दोनों ने मिलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 को जारी किया है। दोस्तों इस इंडेक्स के अंदर जो विकसित देश हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, इसमें टोटल 116 देशों को ही रैंक किया गया है। अब इन 116 देशों में जिन कंट्रीज की आपको रैंक याद रखनी है, सबसे पहले आपको भारत का ही याद रखना है, क्योंकि भारत की रैंक है इसमें 101। 2020 में यानी कि पिछले साल भारत की रैंक थी 94, लेकिन इस साल भारत 7 पायदान नीचे आ गया है और भारत की इस बार रैंक है 101। हालांकि आपको बता दूं पिछले साल इसमें सिर्फ 107 देशों को ही शामिल किया गया था, जबकि इस बार 116 देशों को शामिल किया गया है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया भारत की रैंक है 101। इसी तरीके से अंतिम स्थान पर यानी कि 116वें स्थान पर कौन सा देश है? ये है सोमालिया। तो सोमालिया जो है यहाँ पर गरीबी का स्तर सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसको अंतिम स्थान पर रखा गया है। और अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि इसमें नंबर 1 कंट्री कौन सा है, यानी कि कौन सा देश ऐसा है जहाँ पर भुखमरी का स्तर सबसे कम है, तो दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 1 किसी भी देश को नहीं बताया गया है। इस रैंकिंग के अंदर 1 से लेकर के 18 तक जो कंट्रीज हैं उनको संयुक्त रूप से 1 to 18 रैंकिंग दी गई है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन सभी के जो स्कोर हैं ये लगभग समान हैं। इन सभी का स्कोर 5 से कम है, इसीलिए यहाँ पर भुखमरी का स्तर सबसे कम है और सभी को 1 to 18 इस तरीके से संयुक्त रूप से ये रैंकिंग सभी को दी गई है। भारत का स्कोर 27.5 है और इस तरीके से इसको सीरियस कैटेगरी में रखा गया है, जबकि जो सोमालिया है इसका स्कोर सबसे ज़्यादा है 50.8, इसीलिए यहाँ पर गरीबी का स्तर सबसे ज़्यादा बताया गया है। अब अगला सवाल देखते हैं। 17 अक्टूबर से आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 का शुभारंभ हो चुका है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि ये इसका कौन सा संस्करण है। तो दोस्तों पुरुषों का जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होता है इस बार इसका 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यह जो 7वां संस्करण है इसका मेजबान है भारत। हालांकि कोविड-19 महामारी के चलते ये भारत में नहीं हो पाया, बल्कि इसको 2 कंट्रीज में करवाया जा रहा है, एक तो है यूएई और दूसरा कंट्री है ओमान। वैसे ज़्यादातर मैच इसके यूएई में ही होंगे, लेकिन शुरुआत के कुछ मैच इसको ओमान में भी करवाया जाएगा। बाकी सारे मैच यहाँ पर यूएई में ही होने वाले हैं। तो इस गेम का जो मेन आयोजन होगा वो यूएई में ही होने वाला है, जबकि शुरू के कुछ मैच इसको ओमान में भी करवाया जाएगा। तो इस बार इसका 7वां संस्करण हो रहा है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 में जो विजेता टीम होगी इसको कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी। दोस्तों ये जो आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप हो रहा है ये 17 अक्टूबर को शुरू हुआ है और 14 नवंबर तक चलेगा, यानी कि लगभग 1 महीने तक चलने वाला है। इसके लिए हाल ही में आईसीसी ने पुरस्कार राशि की घोषणा कर दी है, यानी कि जो भी टीम यहाँ पर विजेता होगी उसको मिलेंगे $1.6 मिलियन। 1.6 मिलियन डॉलर्स का मतलब होता है लगभग 12 करोड़ रुपए भारत के हिसाब से, ठीक है। और इसका हाफ यानी कि लगभग 6 करोड़ रुपए, और अगर डॉलर्स में देखें तो 8 लाख डॉलर, ठीक है, 8 लाख डॉलर मिलेंगे उप विजेता टीम को, जबकि विजेता टीम को इसका 2 गुना मिलेगा 1.6 मिलियन डॉलर्स। अगला सवाल है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत का पहला मैच कौन से देश के साथ होगा।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी लंबे समय से कोई मैच नहीं हुआ था और अभी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के अंदर ये दोनों देश आमने सामने होने वाले हैं। तो याद रखिए 24 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने माई पार्किंग्स नामक एक स्मार्ट पार्किंग ऐप का शुभारंभ किया है? माई पार्किंग्स नाम की जो ऐप है ये पार्किंग को आसान बनाएगी, क्योंकि इसके जरिए आप ऑनलाइन ही घर बैठे पार्किंग स्लॉट को बुक कर सकते हैं और फिर जब वहां पर आप जाएंगे तो आसानी से आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको जगह ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों माई पार्किंग्स नाम की जो एप्लीकेशन है इसको अभी के लिए सिर्फ दक्षिण दिल्ली नगर निगम में ही लॉन्च किया गया है, क्योंकि दक्षिण दिल्ली नगर निगम जो है इन्होंने ही इसको विकसित किया है बेसिल नाम की संस्था के साथ में मिलकर। तो दक्षिण दिल्ली नगर निगम में अभी इसको लॉन्च किया गया है, फिर बाकी जो और म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वो इनको देखकर अपनी तरह के ऐप्स विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों माई पार्किंग्स नाम की जो एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया है भारत के जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने, साथ ही ये खेल मंत्री भी हैं, तो इन्होंने ही माई पार्किंग्स ऐप का शुभारंभ किया है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये 17 से लेकर 21 अक्टूबर 2021 तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 17 से लेकर 21 अक्टूबर यानी कि 5 दिनों के लिए इजराइल की यात्रा पर गए थे और इस यात्रा के दौरान इन्होंने वहां के कई सारे गणमान्य व्यक्तियों से मिले। वहां के जो प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट, इनके साथ में भी इन्होंने मुलाकात की है। तो ये भारत और इजराइल के संबंधों को मजबूत बनाने में ये यात्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो याद रखिएगा। वैसे आपको बता दूं डॉक्टर एस जयशंकर की इजराइल की ये पहली यात्रा थी। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, यहाँ की करेंसी है इजरायली शेकेल और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को रिप्रेजेंट करने वाली जो बॉडी है भारतीय अंतरिक्ष संघ, जिसको हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, इसके पहले अध्यक्ष बन गए हैं जयंत पाटिल। जयंत पाटिल दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष बने हैं। साथ ही इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं AK भट्ट। तो आपको मेनली इन्हीं का नाम याद रखना है। अध्यक्ष बने हैं जयंत पाटिल। 12 से लेकर 16 अक्टूबर तक भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने यह किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर थे? तो दोस्तों यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखकर समझ सकते हैं, ये है भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने और ये हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे। तो अभी भारत के जो थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ये 5 दिनों के लिए श्रीलंका की यात्रा पर गए थे और श्रीलंका की इनकी पहली यात्रा थी। तो अपनी श्रीलंका की इस पहली यात्रा के दौरान भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने वहाँ के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, वहाँ के राष्ट्रपति यानी कि गोटाबाया राजपक्षे और वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं बाकी और भी कई सारे लोगों के साथ में इन्होंने मुलाकात की। इस यात्रा का मेन मकसद था दोनों देशों के बीच में रक्षा संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना। तो इसी के लिए हाल ही में भारत के थल सेना प्रमुख ने श्रीलंका की यात्रा की थी। और जैसा कि आपको पता होगा अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका की आर्मी के बीच में एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था मित्र शक्ति। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज होती है। तो इस साल जो इसका आयोजन किया गया था ये श्रीलंका में ही किया गया और क्योंकि उस समय भारत के थल सेना प्रमुख श्रीलंका में ही थे तो इन्होंने इसके समापन समारोह में भी हिस्सा लिया। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये जो संस्था है ये संयुक्त राष्ट्र की ही एक एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर और ये मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करती है। और दोस्तों UNHRC के अंदर टोटल मेंबर्स होते हैं 47 और इन 47 मेंबर्स को यानी कि जो इसमें हर एक मेंबर है इनको 3-3 साल के लिए चुना जाता है, यानी कि इन सभी का कार्यकाल 3 सालों के लिए ही होता है। और इनमें एशिया पैसिफिक रीजन से टोटल 13 मेंबर्स होते हैं जिनमें इस समय भारत भी है। तो भारत को एक बार फिर से UNHRC के सदस्य के रूप में चुन लिया गया है, यानी कि अब 3 साल के लिए भारत इसमें फिर से सदस्य के रूप में शामिल होगा और ये 3 साल होंगे 2022 से लेकर के 2024, 22, 23 और 24। तो अब UNHRC में भारत का जो नया कार्यकाल शुरू होगा ये होगा 6ठा कार्यकाल।
तो भारत को छठे कार्यकाल के लिए UNHRC में एक बार फिर से चुन लिया गया है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, UNHRC जो है इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसमें टोटल 47 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से हर एक को 3 साल के लिए चुना जाता है। अभी भारत को छठे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है और भारत का ये कार्यकाल होगा 2022 से लेकर 2024 तक। निम्न में से किस देश ने थॉमस कप 2020 का खिताब जीत लिया है? दोस्तों, बैडमिंटन के 2 टूर्नामेंट होते हैं जो कि टीम लेवल के टूर्नामेंट होते हैं और इनका आयोजन एक ही साथ किया जाता है। हालांकि जब इनकी शुरुआत हुई थी तो ये दोनों अलग अलग होते थे, लेकिन बाद में इन दोनों को एक ही साथ आयोजित किया जाने लगा, क्योंकि ये दोनों टूर्नामेंट जो हैं ये सेम लेवल के ही होते हैं। बस इनमें फ़र्क ये है कि जो थॉमस कप होता है, जी हाँ, थॉमस कप जो होता है ये पुरुषों के लिए होता है, जबकि ऊबर कप जो होता है ये महिलाओं के लिए होता है। तो इस बार जब इसका आयोजन किया गया तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आयोजन किया गया है डेनमार्क के अंदर। यहाँ पर 2020 से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2020 एक्चुअल में इसलिए लिखा है क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते 2020 में नहीं हो पाया था, वही टूर्नामेंट अब आयोजित किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में भी लिखा है थॉमस कप 2020 का खिताब कौन से देश ने जीत लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों का आयोजन ही डेनमार्क के अंदर किया गया है, लेकिन इनको जीता किसने है ये देखने के लिए हमको रिजल्ट देखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उबेर कप इस बार टूर्नामेंट हुआ है इसको जीता है चाइना ने। ठीक है, चाइना ने इसको जीता है और इसने हराया था जापान को। बस आप इतना याद रखिएगा कि महिलाओं में जो उबेर कप होता है इसको जीता है चीन ने और हराया है जापान को। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर थॉमस कप जो पुरुषों का टूर्नामेंट होता है इसको जीता है इंडोनेशिया ने और इंडोनेशिया ने हराया है चाइना को। तो अब हम लोग एक बार क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि थॉमस कप 2020 का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया ने फाइनल में हराया चीन को। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद महिलाओं का पूछा गया है उबेर कप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा चाइना, और यहाँ पर चाइना ने हराया है जापान को। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हाल ही में कोविड-19 टीकाकरण से रिलेटेड एक गीत जारी किया गया है जिसका नाम है टीके से बचा है देश टीके से। आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसको किसने गाया है। तो इसको लिखा भी है कैलाश खेर ने, इसको गाया भी है कैलाश खेर ने, और इसको संगीतबद्ध यानी कि म्यूजिक भी दिया है कैलाश खेर ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इस गीत को लॉन्च किसने किया है? याद रखिए, इसको भारत के 2 केंद्रीय मंत्रियों ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। एक तो है भारत के हरदीप सिंह पुरी जो कि इस समय पेट्रोलियम मंत्री हैं और साथ ही में ये आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं। इसी तरीके से मनसुख मांडविया जो कि आप जानते हैं भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसको लॉन्च किया है। यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीनेशन की बात हो रही है, तो ये भी आपको बता देता हूँ, भारत में जो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था ये दोस्तों शुरू किया गया था 16 जनवरी को, और अभी 21 अक्टूबर को भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। तो ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। 2021-22 के लिए भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? भारतीय बैंक संघ का मुख्यालय है मुंबई में। इसके अभी तक अध्यक्ष थे राजकिरण राय, लेकिन अब इनकी जगह ली है अतुल कुमार गोयल ने। और दोस्तों, अतुल कुमार गोयल जो हैं ये यूको बैंक के एमडी और सीईओ हैं। तो यूको बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल, अब इन्हीं को आईबीए यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का अध्यक्ष भी बना दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि आईईए ने किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और इसमें अभी टोटल मेंबर्स की संख्या है 30। तो अभी इसने जिस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है ये कोई और नहीं, अपना भारत ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, और इसीलिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य बन जाता है तो इसके टोटल मेंबर्स की संख्या हो जाएगी 31, लेकिन अभी के समय है 30। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, 15 अक्टूबर को किसने 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की हैं? तो रक्षा क्षेत्र से रिलेटेड हाल ही में 7 नई कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की गई हैं और इनको डेडिकेट किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप जानते हैं कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था इसको हाल ही में भंग कर दिया गया है और इसके जो 41 कारखाने थे
उनको अब 7 रक्षा क्षेत्र की कंपनियों में बदल दिया गया है। और ये जो 7 रक्षा क्षेत्र की कंपनियां हैं, ये 100% सरकार के स्वामित्व में होगी और इनका काम अलग अलग तरह के युद्ध सामग्री को बनाना होगा। तो दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड जो है, इसको बदल करके आयुध निदेशालय बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो 41 कंपनियां थी, इनको 7 रक्षा उपक्रमों में बदल दिया गया है। तो इन्हीं 7 रक्षा कंपनियों का हाल ही में उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और एक बार आप इस डेट को देखिए, 15 अक्टूबर, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन होता है, तो इसी दिन इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की देश भर के अंदर जो 41 कारखाने थे, इनको इन 7 कंपनियों में बदल दिया गया है, जिनका हाल ही में उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इनमें से एक तो है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, फिर है आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, फिर इसके बाद है ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड यानी कि TCL, यंत्र इंडिया लिमिटेड YIL, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड यानी कि GIL। तो यही जो 7 कंपनियां हैं, इनको हाल ही में डेडिकेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इनका काम अलग अलग तरह के युद्ध सामग्री को बनाना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है, इसके जगह पर अब बनाया गया है आयुध निदेशालय। तो आपको बताना है कि इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में जोनस गैर स्टोर ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जोनस गैर स्टोर जो हैं, ये हाल ही में नॉर्वे कंट्री के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। नॉर्वे एक यूरोपियन कंट्री है और यहीं पर आपको बताया शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और यहाँ की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। वैसे आपको पता होगा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। निम्न में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने ट्रोजन एस्टेरॉयड्स का अध्ययन करने के लिए लूसी अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि नासा। तो हाल ही में नासा ने 16 अक्टूबर 2021 को ट्रोजन एस्टेरॉयड्स का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया है और ये ट्रोजन एस्टेरॉयड्स के अध्ययन के लिए पहला मिशन है। दोस्तों, ये जो लूसी मिशन हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये 12 सालों की यात्रा पर रवाना हो गया है और ये इन 12 सालों के अंदर 8 एस्टेरॉयड्स का अध्ययन करेगा। इन 8 एस्टेरॉयड्स में से एक तो है मेन बेल्ट के अंदर, जो कि जुपिटर और मार्स के बीच में एक एस्टेरॉयड का बेल्ट है, उसके अंदर एक एस्टेरॉयड का अध्ययन करेगा और फिर बाकी 7 ट्रोजन एस्टेरॉयड्स का अध्ययन करेगा। दोस्तों, जो ट्रोजन एस्टेरॉयड्स होते हैं, वो एक ऐसे एस्टेरॉयड्स होते हैं जो कि सेम उसी ऑर्बिट में सूरज का चक्कर लगाते हैं जिसमें कि वो ग्रह हो। जैसे कि जो मिशन लॉन्च किया गया है, ये जुपिटर के लिए लॉन्च किया गया है। जुपिटर के पास में जो ट्रोजन एस्टेरॉयड्स है, उनका ये अध्ययन करेगा। तो जुपिटर जिस कक्षा में सूरज का चक्कर लगाता है, उसी कक्षा में कुछ ऐसे एस्टेरॉयड्स भी हैं जो कि सूर्य का चक्कर सेम ऑर्बिट में लगाते हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है ट्रोजन एस्टेरॉयड्स। तो उन्हीं का अध्ययन करने के लिए नासा ने पहली बार लॉन्च किया है लूसी मिशन। 13 अक्टूबर को G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की चौथी बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस बार G20 की अध्यक्षता है इटली के पास में। तो हाल ही में इटली की अध्यक्षता में यहाँ के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की चौथी बैठक आयोजित की गई। दोस्तों, भले ही इसकी अध्यक्षता इटली ने की है, लेकिन इसका आयोजन किया गया था वाशिंगटन DC में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की बैठक आयोजित की गई। और क्योंकि G20 का भारत भी मेंबर है, तो भारत से इसमें शामिल होने के लिए गई थी भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। हाल ही में किस देश ने 13वीं सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है? दोस्तों, सैफ चैंपियनशिप जो है, ये दक्षिण एशिया के देशों के बीच में होने वाला एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। यहाँ पर आप जो सैफ देख रहे हैं, इसका मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये दक्षिण एशिया के अंदर जो देश हैं, उनके बीच में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करने वाली संस्था है। तो इसी के द्वारा हाल ही में 13वीं सैफ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया। अब ये टूर्नामेंट जो है, ये सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, मालदीव के अंदर आयोजित किया गया और इसको जीत लिया है अपने भारत ने ही। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत ने इसके फाइनल में नेपाल को हराया था 3-0 से, यानी कि 3 गोल भारत ने किए थे, जबकि नेपाल ने एक भी गोल नहीं किया।
यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया ये इसका 13वां संस्करण है, यानी कि अब तक ये 13 बार हो चुका है। तो इनमें से भारत ने 8 बार ये टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, अभी जो 2021 में भारत ने ये जीता है ये इसका 8वां खिताब था। अब अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से कौन से शहर में 13वीं सैफ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि इसका आयोजन मालदीव में हुआ था। तो मालदीव की राजधानी जो माले है यहीं पर इसका आयोजन किया गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, माले, मालदीव। हाल ही में किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में लियोनेल मेसी के 80 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। दोस्तों आज के समय जो दुनिया के एक्टिव फुटबॉल खिलाड़ी हैं उनमें सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, और इन्होंने टोटल गोल किए हैं 115। इसके साथ ही ये नंबर 1 पर है। इसके बाद क्या आप जानते हैं दूसरे पर कौन है? दोस्तों दूसरे स्थान पर 2 लोग हैं। एक तो हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और दूसरे हैं भारत के जो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं सुनील छेत्री। तो इस तरीके से ये जो दोनों लोग हैं ये दूसरे स्थान पर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों लोगों ने ही अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 80 गोल किए हैं। और अभी जो मैंने आपको पीछे बताया था कि 13वीं सैफ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है, इसके फाइनल में भारत ने नेपाल को हराया था। तो भारत ने ये जो 3 गोल किए थे इनमें से 1 गोल सुनील छेत्री का भी था। दोस्तों इसी के साथ में सुनील छेत्री ने यह रिकॉर्ड हासिल कर लिया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में ये इनका 80वां गोल था और इसी के साथ इन्होंने लियोनेल मेसी की बराबरी कर ली है। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुनील छेत्री। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो लियोनेल मेसी हैं इन्होंने टोटल 155 मैचों में 80 गोल किए हैं, जबकि भारत के जो सुनील छेत्री हैं इन्होंने केवल 125 मैचों में ही 80 गोल कर दिए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। सेबेस्टियन कुर्ज के इस्तीफा देने के बाद ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ऑस्ट्रिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर चांसलर का पद होता है। जिस तरीके से भारत में प्राइम मिनिस्टर का पद है, इसी तरीके से ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये सारे जो कंट्रीज हैं यहाँ पर चांसलर का पद होता है। तो अभी तक यहाँ के जो चांसलर थे सेबेस्टियन कुर्ज, लेकिन इन्होंने यहाँ पर करप्शन के मामलों में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इसके बाद जो यहाँ के नए चांसलर बन गए हैं इनका नाम है अलेक्जेंडर सोलेनबर्ग। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑस्ट्रिया जो है ये एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी राजधानी है वियना और यहाँ की करेंसी है यूरो। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 की सूची में कौन सी कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट 2021, यानी कि 2021 में उन कंपनियों की सूची जहाँ पर ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करना पसंद करते हैं। तो इस लिस्ट को बोलते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट 2021। अभी इसमें नंबर 1 पर है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो दक्षिण कोरिया की आईटी कंपनी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसने नंबर 1 स्थान हासिल किया है, यानी कि ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं वो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना पसंद करते हैं। इसी तरीके से नंबर 2 पर है अमेरिका की कंपनी IBM, तीसरे नंबर पर है अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट। और दोस्तों इसी तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो भारत की इसमें जो पहली कंपनी आती है ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसकी ग्लोबल रैंक है 52। तो दोस्तों अगर भारत की कंपनियों में देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं वो काम करना पसंद करते हैं। इसी तरीके से पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुनिया में नंबर 1 पर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत ने किर्गिस्तान के लिए कितनी धनराशि के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि $200 मिलियन। और आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर किया होगा। तो हाल ही में भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो किर्गिस्तान की यात्रा पर गए थे और यहाँ पर इन्होंने इस देश को विकास परियोजनाओं में हेल्प करने के लिए $200 मिलियन के ऋण सहायता को मंजूरी दे दी है। तो $200 मिलियन के जरिए भारत जो है ये किर्गिस्तान में वहाँ की विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। यहाँ पर अगर हम किर्गिस्तान की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं ये मध्य एशिया का एक देश है और यहाँ की राजधानी है बिश्केक और यहाँ की करेंसी है सोम।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, माउंट हैरियट जो है ये एक पर्वत है और ये अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर स्थित है। वैसे आपको बता दूं, अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर ये तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट हैरियट। तो अभी इसका नाम बदलकर कर दिया गया है माउंट मणिपुर। माउंट मणिपुर इसका नाम इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर मणिपुर के जो राजा थे कुलचंद्र ध्वज सिंह और 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पर कैद किया गया था। तो इसीलिए हाल ही में जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान निकोबार आइलैंड की यात्रा की तो उस दौरान इन्होंने माउंट हैरियट का नाम बदलकर एक जो भारत के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको श्रद्धांजलि के रूप में इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट मणिपुर का ये दृश्य है और यही दृश्य आप देख सकते हैं 20 रुपए की जो नोट होती है उसके रिवर्स साइड में भी दिखाया गया है। अगर आप 20 रुपए की जो पुरानी नोट है उसके बैक साइड में देखेंगे तो माउंट हैरियट का ही वहां पर दृश्य दिखाया गया है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट हैरियट जो पर्वत है इसी का हिस्सा है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। तो अभी इसका नाम भी बदलकर कर दिया गया है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने है, भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 21 कौन से स्थान पर संपन्न हुआ है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है यानी कि दोनों देशों की आर्मी के बीच में जो अभ्यास होता है उसका नाम है मित्र शक्ति। ये जो 8वां संस्करण था इसका आयोजन भारत में नहीं बल्कि श्रीलंका के अंदर किया गया था और इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके समापन समारोह में भारत के जो था सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे उन्होंने भी हिस्सा लिया था। तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया इस बार श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अंपारा में। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2021-22 के लिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं सज्जन जिंदल जो कि इस समय JSW स्टील के CMD हैं यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं JSW स्टील के। तो इन्हीं को अब वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन यानी कि विश्व इस्पात संघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि किसी भारतीय को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 29वें हुनर हाट कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हुनर हाट कार्यक्रम जो होता है इसको भारत का जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने एक डिसीजन लिया है कि इस बार जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इसके तहत देश के अलग अलग स्थानों में 75 हुनर हाट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो इनमें से जो 29वां हुनर हाट कार्यक्रम है इसका हाल ही में आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। तो इसका दोस्तों उद्घाटन किया है भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो 29वां हुनर हाट कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में आयोजित किया गया है इसमें पहली बार विश्वकर्मा वाटिका का भी उद्घाटन किया गया। यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है कि इसका उद्घाटन किया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, न कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने सीहे नामक अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कौन से देश ने अपना पहला एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है सीहे? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चाइना। तो हाल ही में चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि सूर्य का अध्ययन करेगा और ये अगले 3 सालों तक सूरज की निगरानी करेगा। तो इसका नाम आपको याद रखना है, सीहे, इसको लॉन्च किया है चाइना ने। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अक्टूबर महीने के 3rd वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं और अगर उनकी थीम इंपॉर्टेंट है तो वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि 15 अक्टूबर, दोस्तों 15 अक्टूबर को इस साल 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। एक तो आप सभी जानते हैं विश्व छात्र दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे, जो कि भारत के जो महान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उनका जन्मदिन होता है और इस साल इनकी 90वीं जयंती मनाई गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। तो एक तो हो गया विश्व छात्र दिवस, फिर दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। तो ग्रामीण महिलाओं के सम्मान में हर साल अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को ही मनाया जाता है और इसकी थीम इस बार काफी इंपॉर्टेंट रखी गई है, रूरल वेमेन कल्टीवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। रूरल वेमेन कल्टीवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल, तो ये याद रखिएगा।
इसके अलावा विश्व हैंड वॉशिंग दिवस, ये हाथ स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। इस बार इसकी जो थीम है ये रखी गई है, आवर फ्यूचर इज एट हैंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। फिर इसके बाद 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसी की स्थापना दिवस के रूप में विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रखी गई है, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। फिर इसके बाद 17 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। दुनिया से गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य के साथ 17 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। और इसके बाद लास्ट में 20 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये हड्डियों का एक रोग होता है, इससे फ्रैक्चर होने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाने हेतु हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र यानी कि अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहां पर शुरू किया गया है? तो दोस्तों, भारत का जो नीति आयोग है उसने हाल ही में जो भारत के नए नए आइडियाज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया है और इसका उद्घाटन किया गया है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। निम्न में से कौन सी टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का खिताब जीत लिया है? दोस्तों, आप जानते हैं हाल ही में आईपीएल 2021 का समापन हो चुका है और इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाया है। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2021 की। दोस्तों, इस बार इसका आयोजन 2 चरणों में किया गया। पहला फेज जो कि 29 मैचों का था उसका आयोजन भारत में किया गया और बाकी के जो 31 मैच थे उसका आयोजन यूएई में दूसरे चरण के तहत किया गया, राइट। तो कुल मिलाकर इस बार 60 मैच हुए हैं। तो इसका जो फाइनल मैच था वो दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और इसको जीत लिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार जीता है और उसने फाइनल में हराया कोलकाता नाइट राइडर्स को। आईपीएल 2021 में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ऑरेंज कैप का जो अवार्ड होता है ये सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इस बार के आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए थे ऋतुराज गायकवाड़ ने, तो इन्हीं को इस बार ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया है। इन्होंने कितने रन बनाए हैं? इन्होंने टोटल बनाए हैं 635 रन, जो कि सबसे ज्यादा है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं, ऋतुराज गायकवाड़ को ही इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी दिया गया है क्योंकि ये इस सीजन के सबसे उभरते हुए खिलाड़ी थे। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आईपीएल 2021 में सबसे ज्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप किस खिलाड़ी ने जीता है? दोस्तों, पर्पल कैप जो है ये उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने पूरे सीजन के दौरान सबसे ज्यादा विकेट लिए हों। तो इस बार सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं हर्षल पटेल ने और इन्होंने टोटल विकेट लिए हैं 32 विकेट। तो इसीलिए इनको पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है। इन्हीं को आपको याद रखना है गेम चेंजर ऑफ द सीजन, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन और पर्पल कैप मैंने आपको बताई प्लेयर ऑफ द सीजन का भी अवार्ड इन्हीं को दिया गया है। अभी पीछे मैंने आपको बताया था ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में, याद रखिएगा ये जो विजेता टीम है चेन्नई सुपर किंग्स उसके लिए खेलते हैं, जबकि हर्षल पटेल जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं ये खेलते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए। निम्न में से कौन से पूर्वोत्तर राज्य में सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? दोस्तों, आपको पता होगा सेला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग जिला है यहाँ पर सेला दर्रा है जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो यहीं पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है जिससे जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है, अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग जिला है यहाँ तक कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी और पूरे साल के दौरान किसी भी मौसम में यहाँ तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो इसीलिए सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है और इसको आप जानते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट वर्तक के तहत। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने निम्न में से कौन सी एयरलाइन को भारत में ऑपरेट करने की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, एक नई एयरलाइंस बनाई गई है जिसका नाम है आकाशा एयर। और आकाशा एयर जो एयरलाइंस है इसको 2 लोगों ने मिलकर शुरू किया है। एक तो है राकेश झुनझुनवाला और दूसरे हैं विनय दुबे। विनय दुबे जो है ये जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ रह चुके हैं।
तो इन दोनों लोगों ने मिलकर आकाशा एयरलाइंस को बनाया है और इन्होंने कहा है कि 2022 तक ये भारत में ऑपरेट करना शुरू कर देंगे और इसी के लिए हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इनको मंजूरी दे दी है। भारत के इस समय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। 18 से लेकर 22 अक्टूबर तक दूसरा नौसेना कमांडर सम्मेलन 2021 कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो नौसेना के कमांडरों का हाल ही में दूसरा सम्मेलन दोस्तों आयोजित किया गया था नई दिल्ली के अंदर। तो इसमें जो नौसेना के कमांडर्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया। नौसेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने तो हिस्सा यहाँ पर लिया ही है, जो कि हैं इस समय करमबीर सिंह। इनके अलावा जो अन्य सेनाओं के प्रमुख हैं उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। साथ ही भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया ताकि किसी भी ऑपरेशन के दौरान भारत की जो सभी सेनाएं हैं वो एकजुट होकर काम कर सकें। तो दोस्तों क्योंकि ये नौसेना कमांडर सम्मेलन था तो इसमें समुद्री मुद्दों पर चर्चा की गई है। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना जो है, इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसके जरिए लोगों को उनके घर पर ही राशन पहुंचाया जाएगा। तो इसकी अनाउंसमेंट हाल ही में की है शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान ने, इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि अगले महीने से राज्य के अंदर मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू की जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके तहत लोगों के घर पर ही राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले ऐसी ही योजना आपको पता होगा दिल्ली सरकार ने भी शुरू की थी, तो ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वैसे यहाँ का जो सबसे फेमस शहर है, जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी भी है, उसका नाम है इंदौर। यही भारत का सबसे पहला वाटर प्लस सिटी भी बना है, ये आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के इसमें मुख्यमंत्री मैंने आपको बताया शिवराज सिंह चौहान है, इनकी पार्टी का नाम है बीजेपी। और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसको एक बार फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो अगर आपको पता है कि एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमिताभ चौधरी। तो अमिताभ चौधरी जो कि इस समय एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं, इनका कार्यकाल इसी साल दिसंबर महीने में समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब आरबीआई ने इनको एक बार फिर से एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट करने की मंजूरी दे दी है, यानी कि अगले 3 सालों तक एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ बने रहेंगे। एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसी से रिलेटेड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आरबीआई ने किस बैंक के अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार मांझा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ये भी एक प्राइवेट बैंक ही है और इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक के मंगलोर शहर में। तो इसके अध्यक्ष के रूप में आरबीआई ने प्रदीप कुमार मांझा को नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर। इसको किसने लिखा है? तो इसका आंसर मैंने आपको इसी वीडियो के दौरान ऑलरेडी बता दिया है। आंसर होगा गुलजार। भारत के मशहूर कवि, लेखक और गीतकार गुलजार ने हाल ही में अपना एक संस्मरण लिखा है जिसका नाम है एक्चुअली आई मेट देम, और इसमें इन्होंने भारतीय फिल्म जगत से कई सारी जानकारियां साझा की हैं। तो इस किताब का नाम आपको याद रखना है, एक्चुअली आई मेट देम। इसको लिखा है गुलजार ने। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? दोस्तों आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जो है ये भारत का सबसे नवीनतम हाईकोर्ट है और ये 25वां हाईकोर्ट भारत का बना था, यानी कि अभी के समय भारत में हाईकोर्ट की संख्या है 25। तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश हाल ही में बने हैं, इनका नाम है प्रशांत कुमार मिश्रा। प्रशांत कुमार मिश्रा। बाकी के यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इंद्रजीत मोहंती, इनको त्रिपुरा हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। प्रकाश श्रीवास्तव जो हैं ये कलकत्ता हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अरविंद कुमार ये बने हैं गुजरात हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। और प्रशांत कुमार मिश्रा मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। वैसे मैंने आपको सेकेंड वीक की वीडियो में बताया भी था कि 13 हाई कोर्ट्स हैं जिनके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं और वहां पर मैंने आपको इनकी लिस्ट भी दिखाई थी। तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आप सेकेंड वीक की वीडियो में उसको देख सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है,
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे कौन से दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर साल 1945 में एक संस्था की स्थापना हुई थी जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन। इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। तो इसी संस्था का जो स्थापना दिवस होता है 16 अक्टूबर, इसको हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार जो विश्व खाद्य दिवस है इसकी थीम रखी गई है आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, यानी कि जो हम अभी करेंगे उसी से हमारा भविष्य तय होगा। यहाँ पर आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, तो साल 2020 में इसको 75 साल पूरे हुए थे और इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया था। निम्न में से कौन सी भारतीय प्रोजेक्ट को अर्थशास्त्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आपको याद होगा अर्थशास्त्र पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत साल 2020 में जो ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स हैं उनके द्वारा की गई थी और ये पुरस्कार इन्होंने अनाउंस किया था कि 2021 से लेकर के 2030 तक यानी कि 10 सालों तक प्रदान किया जाएगा और ये पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो कि धरती को बचाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, जो धरती की एनवायरनमेंट से रिलेटेड समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढने के लिए काम कर रहे हैं। और अर्थशास्त्र पुरस्कार के अंदर टोटल 5 कैटेगरी बनाई गई है। हर एक कैटेगरी के अंदर 1 मिलियन पाउंड की पुरस्कार राशि दी जाती है, यानी कि एक साल के अंदर 5 मिलियन पाउंड दिए जाते हैं क्योंकि 5 कैटेगरी है, राइट। तो इन्हीं में से एक कैटेगरी के अंदर इस साल एक भारतीय ने जीता है और उनके प्रोजेक्ट का नाम है ताकाचार प्रोजेक्ट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पुरस्कार 2021 से लेकर 2030 तक दिए जाएंगे, यानी कि इस बार ये इसका पहला संस्करण है। तो यहाँ पर इन 5 कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए हैं। इन 5 कैटेगरीज में जो विजेता हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए जो पहली कैटेगरी है उसका नाम है प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर, फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी है क्लीन आवर एयर, फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी है रिवाइव आवर ओशंस, फिर नेक्स्ट कैटेगरी है बिल्ड ए वेस्ट फ्री वर्ल्ड और लास्ट कैटेगरी है फिक्स आवर क्लाइमेट। तो इन सभी क्षेत्रों में हर साल 5 लोगों को या 5 संस्थानों को, कुछ भी आप कह लीजिए, हर एक कैटेगरी में 5 विजेताओं का चयन किया जाएगा। इनमें से यहाँ पर आप इस कैटेगरी को देखिए क्लीन आवर एयर, यानी कि हमारी एयर को स्वच्छ बनाने के लिए ये पुरस्कार एक भारतीय को दिया गया है और इनका नाम है विद्युत मोहन। तो दोस्तों इनका जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है ताकाचार प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट के तहत जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उसको फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कुछ हद तक पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो इसीलिए विद्युत मोहन के ताकाचार प्रोजेक्ट को अर्थशास्त्र पुरस्कार दिया गया है। कौन सी कैटेगरी में? क्लीन अवर एयर, राइट। क्योंकि आप जानते हैं जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है यानी कि कृषि अपशिष्ट, इसको किसान अक्सर जला देते हैं जिससे वायु प्रदूषण भी फैलता है। तो विद्युत मोहन का जो ताकाचार प्रोजेक्ट है इसके तहत जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसको आसानी से फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे किसान उसको बेच सकते हैं, ना कि उसको जलाएंगे, राइट। तो इस तरीके से विद्युत मोहन का ये जो ताकाचार प्रोजेक्ट है ये वायु प्रदूषण से निपटने में अपना योगदान दे सकता है। तो इसीलिए इनको अर्थशास्त्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है क्लीन आवर एयर कैटेगरी में। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने इनमें से किस देश में आयोजित कैम्ब्रियाई गश्ती अभ्यास प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों हाल ही में एक कैम्ब्रियाई गश्ती अभ्यास प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें विभिन्न देशों की जो सेनाएं हैं वो एक जगह पर इकट्ठा होती हैं और एक गश्ती अभ्यास का आयोजन किया जाता है, कंपटीशन होता है, उसमें जो भी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होती है उनको सम्मान दिया जाता है। तो इस बार इसमें गोल्ड मेडल जीता है भारतीय सेना ने। आपको यहाँ पर बताना है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका आयोजन दोस्तों किया गया है ब्रिटेन के वेल्स में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 अक्टूबर को रूस के द्वारा इनमें से कौन से शहर में अफगानिस्तान पर बैठक आयोजित की गई? तो रूस की अध्यक्षता में पहली बार अफगानिस्तान मुद्दे पर हाल ही में एक बैठक हुई है जिसका आयोजन किया गया रूस की राजधानी मॉस्को में। इसमें भारत के जो संयुक्त सचिव हैं जेपी सिंह, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था। दोस्तों इसी तरीके से नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर 2021 में भारत भी एक बैठक आयोजित करेगा जो कि अफगानिस्तान मुद्दे पर होगी। तो ये जो बैठक होगी ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA स्तर की होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि भारत की मेजबानी में ये बैठक
कौन से शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये बैठक आयोजित की जाएगी भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर, और इसमें आपको बता दूं पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस समय भारत के कौन है? अजीत डोभाल। तो इन्हीं की अध्यक्षता में नवंबर 2021 में यह बैठक आयोजित की जाएगी। 20 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला रखी है? यानी कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसकी आधारशिला हाल ही में रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आपको बताना है इन्होंने उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में इसकी आधारशिला रखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कुशीनगर। अभी आपको पता है कि 20 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था, और उसी दौरान इन्होंने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की भी आधारशिला रखी है, जो कि कुशीनगर में बनेगा। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पर आप देखकर समझ गए होंगे, इसको शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है। इसका मेन मकसद है वायु प्रदूषण से निपटना, क्योंकि आप जानते हैं इन महीनों के दौरान दिल्ली के अंदर प्रदूषण काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मतलब यह है कि अगर ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है तो आपको अपनी गाड़ी को तुरंत ऑफ कर देना है, जिससे आप कुछ हद तक जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने में अपना योगदान दे पाएंगे। तो इसीलिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा, यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। सवाल यहाँ पर यह है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? सबसे पहला सवाल यह है। अगर आपको इनका नाम याद है तो वो भी आप बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर 8वीं बार सैफ प्रतियोगिता जीत ली है? तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि भारत ने कौन से देश को हराया है और 8वीं बार सैफ चैंपियनशिप को जीत लिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में अक्टूबर 2021 के 3rd वीक यानी कि 15 से लेकर 21 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।